हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं देख रहे हैं। आज का ये वीडियो रिवीजन वीडियो है। इस पूरे अध्याय का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम इस अध्याय का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम कुछ बिंदुओं के द्वारा यह जानेंगे कि हमने इस अध्याय में क्या क्या सीखा है। स्लाइड्स में मैंने पॉइंट से ये दिखाने की कोशिश की है कि इस पाठ का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया गया है वह है जीव अपने स्पीसीज यानी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान होते हैं। जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अविकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। शरीर का अविकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। यदि डीएनए में निहित सूचनाएं यानी संदेश भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण शारीरिक अविकल्प में भी विभिन्नता आ जाती है। जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति यानी कॉपी बनाना है। डीएनए की प्रतिकृतियां जनन कोशिकाओं में बनता है। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होती है। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान ग्रहण करते हैं। जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन ही जीव को विशिष्ट स्थान के योग्य बनाती है। जीवों में जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं सबसे अधिक पाई जाती है। एकल जीवों में जनन अलैंगिक जनन के द्वारा होता है, जबकि युगल जीव जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं उनमें जनन प्रक्रिया लैंगिक जनन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन प्रक्रिया में जीव विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन
कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासन द्वारा जनन करते हैं। एक कोशिक जीवों में विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन विधि दो प्रकार की होती है, द्विखंडन और बहुखंडन। अमीबा में जनन जो है वो द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम जैसे जीव में जनन बहुखंडन के द्वारा होता है। सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन खंडन विधि के द्वारा होता है। प्लेनेरिया में जनन पुनरुत्भवन विधि यानी पुनर्जनन विधि के द्वारा होता है। हाइड्रा एवं इष्ट जैसे जीवों में पुनर्जनन की क्षमता वाली कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं, जहां से मुकुल बन जाता है और यहीं से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे मुकुलन कहा जाता है। पौधों में बहुत से ऐसे एकल पौधे हैं जिनमें जनन के लिए विशेष कोशिकाएं नहीं होती है। ऐसे पौधे अपने कायिक भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियों का उपयोग जनन के लिए करते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में विभिन्नताएं कम पाई जाती हैं और आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु जनन कोशिकाएं होती हैं। डीएनए प्रतिकृति बनने के समय इनमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। यही परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नताओं का स्रोत है। प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नताओं के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती हैं। जनन प्रक्रिया में जब दो जीव भाग लेते हैं तो विभिन्नताओं की संभावना बढ़ जाती है। लैंगिक जनन में दो अलग अलग जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों के विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और डीएनए की मात्रा भी आधी होती है। ये दो अलग अलग जीवों के युग्मक कोशिकाएं होती हैं, जो लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज यानी जाइगोट बनाती हैं, जो संतति में गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा को पुनर्स्थापित करती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं।
तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित रहता है इसे मादा युग्मक कहते हैं। पुष्पी पौधों में पुंकेसर नर जननांग होता है जो परागकण बनाता है, जबकि स्त्री केसर मादा जननांग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जिस पुष्प में केवल स्त्री केसर या केवल पुंकेसर ही उपस्थित रहता है तो ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे पपीता, तरबूज आदि। जब पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो ऐसे पुष्प को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल, सरसों आदि। पुंकेसर के एक अन्य भाग जिसे परागकोश कहते हैं उसी पर परागकण चिपके रहते हैं। परागकोशों से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहते हैं। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के परागकोशों से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो ऐसे परागन को स्वपरागन कहते हैं। जब किसी अन्य पुष्प का परागन किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है तो ऐसे परागन को परापरागन कहते हैं। परापरागन में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण वायु, जल या फिर प्राणी जैसे वाहकों के द्वारा संपन्न होता है। परागित परागकण परागन के बाद वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है, जहां अंडाशय में उपस्थित मादा युग्मक से संलयन होता है और इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। बीजांड में भ्रूण विकसित होता है जो बाद में बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज का नए पौधे में विकसित होने की प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। बीजांड में भ्रूण विकसित होता है जो बाद में बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीज का नए पौधे में विकसित होने की प्रक्रिया अंकुरन कहते हैं। रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक की अवधि स्त्रियों में जनन काल कहलाता है। किशोरावस्था की वह अवधि जिसमें जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं यौनारंभ कहलाता है। तो इस तरह अभी हमने कुछ बिंदुओं के द्वारा ये समझा कि इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है। इन बिंदुओं को याद रखना आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और इसके साथ साथ आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब इसके बाद मैंने कुछ टेबल दिखाने की कोशिश की है जिसके जरिए आप इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए अलग अलग प्रकारों को समझ पाएंगे
और साथ ही साथ मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी तैयार किए हैं। तो आइए इन सभी चीजों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप यह टेबल देख पा रहे हैं जिसमें जनन के दो प्रकारों को दिखाया गया है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में 6 विधियां हैं: विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासन। विखंडन की भी 2 विधियां हैं: द्विखंडन और बहुखंडन। एक कोशिका का 2 बराबर भागों में विभक्त होना द्विखंडन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा। और एक कोशिका का अनेक संतति कोशिकाओं में विभक्त होना बहुखंडन कहलाएगा और इसका एग्जाम्पल होगा प्लाज्मोडियम। अब आता है खंडन। तो यह सिर्फ सरल बहुकोशिक जीवों में होता है और इसमें टुकड़ा या खंड टूटकर नया जीव बनाते हैं और इसका एग्जाम्पल होगा स्पाइरोगाइरा। अब इसके बाद आता है पुनर्जनन। पूर्ण रूपेण विभेदित जीव अपने कायिक भाग द्वारा टूटकर नया जीव का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा, प्लेनेरिया। अब इसके बाद है मुकुलन। मुकुल या बड द्वारा नए जीव का बनना, जैसे हाइड्रा, ईस्ट। मुकुल जो है वह नियमित विभाजन के कारण उसमें उभार का बनना, उसे हम मुकुल कहते हैं। अब इसके बाद है कायिक प्रवर्धन। बहुत से पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। तो यह विधि है कायिक प्रवर्धन। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ब्रायोफिलम। इसके बाद है बीजाणु समासन। विशिष्ट जनन संरचनाएं द्वारा जनन जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बीजाणु समासन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा राइजोपस। इसके पहले टेबल में आपने अलैंगिक जनन के प्रकारों को देखा। अब यह आपके पास दूसरा टेबल है जिसमें लैंगिक जनन के बारे में बताया गया है। लैंगिक जनन के अंतर्गत जंतु में जनन के विषय में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें एक तरफ नर जनन अंग है और दूसरी तरफ मादा जनन अंग है। तो नर जनन अंग में क्या होता है? नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु, इनसे क्या होता है? फिर नर युग्मक बनते हैं। और इधर मादा जनन अंग से मादा जनन कोशिका यानी एक सेल बनते हैं और उसके बाद उससे मादा युग्मक बनता है। उसके बाद निषेचन की क्रिया होती है और युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। जब मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो अंड कोशिका जो है वह टूटने लगती है और इस प्रक्रिया को ऋतुस्राव या रजोधन कहते हैं। और इसकी अवधि जो है वह 2 से 8 दिन की होती है। लेकिन जब निषेचन होता है तो उससे नया जीव का निर्माण होता है। अब नर जनन अंग में मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं? वृषण, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शिशु। वही मादा जनन अंग में
मुख्य अंग होते हैं अंडाशय, फैलोपियन नालिका, गर्भाशय और योनि। यहाँ पर इस टेबल के जरिए जंतु में लैंगिक जनन के प्रोसेस को भी दिखाया गया है। तो अभी आपने लैंगिक जनन के प्रोसेस में जंतु में जनन के विषय में देखा। अब यहाँ पर यह जो टेबल है इसमें पादपों में लैंगिक जनन को दिखाया गया है। सबसे पहले पुष्प है। पुष्प के भाग दिए गए हैं जिसमें बाह्य दल पुंज है, दल पुंज है, पुंकेसर है और स्त्री केसर है। अब पुष्प का जो दो भाग है नर और मादा, नर का जो जननांग होता है पुष्प में इसे हम पुंकेसर कहते हैं और मादा का जननांग को हम स्त्री केसर कहते हैं। पुंकेसर को दो भागों में बांटा गया है, परागकोश और तंतु, और स्त्री केसर को तीन भाग में बांटा गया है, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। अब यहाँ पर परागकोश से परागकण निकलते हैं और नर युग्मक यानी परागकण जो है वह अंडाशय के मादा युग्मक से निषेचित होते हैं और इस तरह नर युग्मक का अंडाशय में स्थित मादा युग्मक से मिलन होता है जिसे हम निषेचन कहते हैं। अब आता है पुष्प जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी। तो ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होगा वो एक लिंगी होगा, जैसे पपीता, तरबूज। और जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों में से कोई एक होगा वह होगा एक लिंगी। यहाँ पर मैंने आपको उल्टा बता दिया, एक लिंगी का उदाहरण होगा पपीता और उभयलिंगी का गुड़हल। उभयलिंगी में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित होते हैं और एक लिंगी में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक उपस्थित होता है वह एक लिंगी होगा। उसके बाद है परागन। तो परागकणों को पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को हम परागन कहते हैं। परागकणों को पुंकेसर से उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण इसे हम स्वपरागन कहेंगे। और परागकणों को पुंकेसर से किसी दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण इसे हम परपरागन कहेंगे। अब यहाँ दिखाया गया है यौनारंभ। इसमें लैंगिक परिपक्वता के लक्षण दिखने लगते हैं। लड़कियों में स्तन का विकास होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही लैंगिक परिपक्वता के लक्षण आते हैं लड़कियों में। वहीं लड़कों के चेहरे पर नए बालों का आना और इसके लिए जिम्मेदार होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही लड़कों में लैंगिक परिपक्वता के लक्षण आते हैं। अब इसके बाद है यौन रोग। दो तरह के होते हैं, एक होता है जीवाणु जनित जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, और दूसरा होता है वायरस द्वारा संक्रमित जैसे मत्सा, HIV एड्स। अब है यौन रोग से बचाव। तो इसके बहुत सारे विधि हैं जिसमें कंडोम का प्रयोग एक आम विधि है। अब है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण हेतु महिलाओं द्वारा प्रॉपर्टी का प्रयोग और शल्य चिकित्सा।
और पुरुषों द्वारा में कंडोम का प्रयोग और मामूली शल्य चिकित्सा। तो इस तरह हमने इस अध्याय में दिए गए महत्वपूर्ण बातों को कुछ टेबल के जरिए समझने की कोशिश की है। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन्हें भी देखते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, किन्हीं 3 उभयलिंगी जीवों के नाम लिखिए। पीता कृमि, केचुआ और सितारा मछली, ये तीनों उभयलिंगी जीव हैं। भ्रूण अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है? तो भ्रूण अपना भोजन प्लेसेंटा यानी अपरा से प्राप्त करता है। नर तथा मादा जननांगों के नाम लिखो। तो नर में वृषण होता है जो शुक्राणुओं को उत्पन्न करता है, वहीं मादा में अंडाशय होता है जो अंडाणुओं को उत्पन्न करता है। निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु दोनों युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब है बाह्य निषेचन क्या है? मछलियों तथा उभयचरों में निषेचन सामान्यतः शरीर के बाहर होता है, अतः इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इस टॉपिक के बारे में आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब है रजोदर्शन तथा रजोनिवृत्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। रजोदर्शन यौनारंभ के समय रजोधर्म के प्रारंभ को रजोदर्शन कहते हैं। यह 12 से 14 वर्ष की आयु की युवतियों में प्रारंभ होता है। इसके बाद है रजोनिवृत्ति। जब स्त्रियों के रजोधर्म 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव तथा अन्य घटना चक्रों की समाप्ति को रजोनिवृत्ति कहते हैं। अगला है परागन किसे कहते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का नाम लिखो। परागकणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण को परागन कहते हैं। परागन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परापरागन। स्वपरागन किसे कहते हैं? एक पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प के अथवा उस पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण स्वपरागन कहलाता है। अब है परापरागन किसे कहते हैं? तो एक पुष्प के पराग कोश से उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण परापरागन कहलाता है। तो इस तरह हमने अभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा। तो दोस्तों इस तरह हमने अपने इस अध्याय का रिवीजन भी कर लिया है। रिवीजन मैं इसलिए कराती हूँ ताकि पढ़ाने के दौरान यदि कुछ रह गया हो तो वो भी कवर हो जाए। उम्मीद है आपको यह अध्याय समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के अंतर्गत जो अभ्यास कार्य दिया गया है, जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसे करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।